चाइना धमकी देता रह गया और अमेरिका ने अपना काम कर दिया। बीजिंग की तमाम धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ने अपना ताइवान का दौरा नहीं टाला और वो वहां से सुरक्षित भी लौट गई। सुरक्षा जानकारों की माने तो पेलोसी की यात्रा से चाइना बुरी तरह से फंस गया है। वो ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास कर रहा है। दरअसल चाइना युद्धाभ्यास के जरिए यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना तैयार है, जबकि सच्चाई यह है कि जंग का ऐलान करना चाइना के लिए इतना आसान नहीं है। अमेरिका ने भी इंडोनेशिया के साथ सुमात्रा द्वीप में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस द्वीप में हो रहे सैन्य अभ्यास में अमेरिका और इंडोनेशिया के साथ अन्य देश भी हिस्सा ले रहे हैं। यानी चाइना, कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सिर्फ जुबानी तीर छोड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग ये जानते हैं अगर उन्होंने ताइवान पर हमले की हिमाकत की तो अमेरिका जवाब देने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में शी जिनपिंग की तरफ से ये सारी कोशिशें, ये सारी पोस्चरिंग और ये सारे वीडियोस जो आप लगातार देख रहे हैं, ये सब साख बचाने की कोशिश के तौर पर देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।但是显然美方和那些台独分裂的势力呢没有听进去。既然如此，中国军方中方就只能以美方和台独分裂势力。नैन्सी पेलोसी ताइवान आई भी और करीब 19 घंटों तक ताइपे में रही भी, लेकिन चीन सिर्फ धमकियां देने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। अब जबकि नैन्सी ताइपे से निकल चुकी हैं, तो अब इंटरनेशनल मीडिया की नजर शी जिनपिंग के अगले कदम पर है। बार बार हमले की धमकी देने वाला चीन क्या अपने दावों को हकीकत में बदल पाएगा? 因为我们国家以前就宣布过，只要军机落地、军舰进港，就是武统之时。这是以前军方宣布过的，现在没做到，我们也很失望。这种事情。 जानकारों की माने तो पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह फंस गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि चीन की ओर से ताइवान पर होने वाले किसी भी हमले में अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। अमेरिका ने इसके लिए तैयारी भी कर रखी है। अमेरिकी नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स F-35 और F-18 जैसे जेट से लैस शिप ताइवान के आसपास तैनात कर रखे हैं। ताइवान से जंग की स्थिति में चीन को एयरफोर्स और नौसेना के सहारे ज्यादा लड़ना होगा, लेकिन इस मामले में चीन अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। भले ही अमेरिका जंग में ना उतरे, लेकिन ताइवान को वो पहले ही बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार दे चुका है। इंडोनेशिया में अमेरिकी सैनिक युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और अन्य देशों के सहयोग से ताइवान जमीनी लड़ाई में चीन पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में जिनपिंग शायद ही ताइवान के साथ जंग का ऐलान करें। यही वजह है कि चीन ने अपनी साख बचाने के लिए ताइवान के चारों ओर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। It's concerning to see them react in the way they've reacted. There's no need for that. There's no justification to turn this into a crisis. So it's unfortunate that they have already chosen to act in ways we kind of predicted that they would. जानकारों की माने तो ताइवान के साथ जंग आर्थिक रूप से भी चीन को चोट पहुंचाएगी। उसे इसकी भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चीन ने बीते कुछ दशकों में कई क्षेत्रों में सफलता की नई कहानी लिखी है। चीन की इस सफलता में अमेरिका के साथ कारोबार और यूरोपीय देशों को होने वाले निर्यात का बड़ा योगदान रहा है। अगर जंग हुई तो अमेरिका और यूरोप कारोबार और निर्यात पर ब्रेक लगा सकते हैं। चीन के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में उसके 10 सबसे बड़े साझेदारों में 8 देश अमेरिका और उसके साझेदार हैं। जानकारों की माने तो अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएं तो उससे निपटना चीन के लिए मुश्किल होगा। इसलिए सिर्फ ताइवान के उकसावे और नैन्सी पेलोसी के दौरे से गुस्से में आकर चीन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहेगा जिससे उसके आर्थिक विकास पर काले बादल छा जाएं। जिनपिंग के लिए चुनौतियां सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर नहीं हैं, उनका राजनीतिक करियर भी दांव पर लगा है। अक्टूबर-नवंबर में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग है, जिसमें जिनपिंग को अपना रिपोर्ट कार्ड रखना है, जिसके आधार पर तय होगा कि जिनपिंग लगातार तीसरी बार सीपीपी के महासचिव चुने जाएंगे या नहीं। अगर जिनपिंग महासचिव चुने गए तो वो फिर से अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति पद पर काबिज हो जाएंगे।
लेकिन जंग की स्थिति में चीन को अर्थव्यवस्था के स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे जनता के बीच जिनपिंग की छवि खराब होगी। लेकिन अमेरिका को उचित जवाब नहीं दिया तो भी ऐसा ही खतरा मंडराएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, जिनपिंग के आगे कुआं पीछे खाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चाइना की बौखलाहट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 7 दशकों से ज्यादा का वक्त हो गया है और चाइना ताइवान पर कब्जे के लिए बेचैन है। हालांकि ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना का जब दुनिया में नक्शे पर यह आया, तब आज का चाइना इसका कहीं नामो निशान नहीं था। दरअसल तब चाइना भी रिपब्लिक ऑफ चाइना का ही हिस्सा हुआ करता था। पूर्वी यूरोप में जंग अभी थमी नहीं है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब तक टला नहीं है और अब पूर्वी एशिया में भी जंग के बादल घने होते जा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर का जो इलाका पिछले 6 साल से चीन और ताइवान की सेना के युद्ध अभ्यास से गर्म हो रहा था, उसमें अब उबाल आ चुका है। चीन के तेवर और ताइवान की तैयारियां देखकर अमेरिका ने भी मान लिया है कि 1949 से जिस जंग का अंदेशा था, वो वक्त अब बहुत करीब आ चुका है। चीन और ताइवान के बीच सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। दोनों देशों की जमीन के बीच समंदर की लगभग 125 किलोमीटर चौड़ी खाई है, जिसे ताइवान की खाड़ी कहा जाता है। फिर चीन इतनी शिद्दत से ताइवान पर कब्जा करने के लिए तड़प रहा है क्योंकि वो चीन के इतिहास के नाम पर दुनिया का भूगोल बदलना चाहता है। चीन का दावा है कि ताइवान उसके पुरखों की जमीन है। ताइवान में भी चीन की मैंडरिन भाषा ही बोली जाती है और एक जमाने में ताइवान भी चीन के चिंग राजवंश के साम्राज्य का ही हिस्सा था, जिसकी बुनियाद वर्ष 1636 में होंग ताइजी ने रखी थी। हालांकि चिंग राजवंश का पतन 180 साल पहले ही शुरू हो गया था। सबसे पहले ब्रिटेन ने 1842 में ओपियम वॉर जीतने के बाद हांगकांग पर कब्जा कर लिया। 1856 से 1860 के बीच हुई दूसरी ओपियम वॉर में चिंग राजवंश को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन से मात खानी पड़ी और 1894 से 1895 में जापान ने चिंग राजवंश की बुनियाद हिला दी। चीन के बड़े हिस्से पर जापान की शाही सेना का कब्जा हो गया, जिसमें ताइवान भी था। वर्ष 1911 की जन क्रांति के बाद एक नया चीन पैदा हुआ, जिसे नाम दिया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन की सत्ता जिन हाथों में थी, वो खुद को राष्ट्रवादी कहते थे, लेकिन चीन में राष्ट्रवादी कुओमिंटैंग पार्टी की सरकार के खिलाफ सिर्फ 15 साल बाद ही गृह युद्ध छिड़ गया। इस गृह युद्ध की कमान कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने संभाल रखी थी। वर्ष 1949 आते आते पूरे चीन पर माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो चुका था। वहां कुओमिंटैंग पार्टी के नेताओं को जान के लाले पड़े तो उन्होंने ताइवान में शरण ली। रिपब्लिक ऑफ चाइना सिर्फ ताइवान तक सिमट गया और चीन का बाकी हिस्सा बन गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान पर ताकत के दम पर कब्जा करने की पहली कोशिश चीन ने 1954 में की थी। 3 सितंबर 1954 को चीन की सेना ने ताइवान पर हमला किया, जिसमें ताइवान को अमेरिका का साथ मिला। लगभग 8 महीने जोर लगाने के बाद भी चीन की सेना ताइवान के 168 टापुओं में सिर्फ 2 पर कब्जा कर पाई और मजबूरी में उसे युद्ध विराम करना पड़ा। अगस्त 1958 में चीन ने दूसरी बार ताइवान पर हमला किया। इस बार भी 3.25 महीने की जंग से चीन को कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका की मदद से ताइवान ने चीन को फिर से सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। ताइवान के साथ चीन की जमीन नहीं जुड़ी है। बीच में 180 किलोमीटर चौड़ी ताइवान की खाड़ी है। ताइवान पर कब्जा करने में दूसरी बार नाकाम होने के बाद चीन को एक बात समझ में आ गई कि जब तक उसकी नौसेना मजबूत नहीं होगी, तब तक ताइवान का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1970 के दशक में चीन ने अपने दम पर युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने का फैसला किया।
1987 आते आते चीन ने दुनिया की तीसरी बड़ी नौसेना खड़ी कर ली। अपनी सैन्य ताकत आजमाने के लिए ही चीन ने जुलाई 1995 में ताइवान पर तीसरी बार हमला किया। ताइवान में 1996 में चुनाव होने थे। चीन ने उसी को हमले का बहाना बनाया क्योंकि वो ताइवान के चुनाव को वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ बता रहा था। लगभग 8 महीने तक जंग के बाद इस बार भी चीन को सीज फायर समझौता ही करना पड़ा। चीन जिस वन चाइना पॉलिसी के नाम पर ताइवान को डरा रहा है, उसका भी गजब इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ, तब उसमें स्थायी सदस्य कम्युनिस्ट चीन नहीं बल्कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही बनाया गया था। चीन लंबे समय तक संयुक्त राष्ट्र में कूटनीतिक जंग लड़ता रहा कि असली चीन तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस बीच 1960 के दशक में चीन ने परमाणु परीक्षण भी कर लिया। दुनिया उन दिनों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की आशंका से परेशान थी। ऐसे में चीन का परमाणु दांव चल गया। चीन को खुश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1971 में एक प्रस्ताव पारित करके कम्युनिस्ट चीन को स्थायी सदस्य बना दिया, जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान से साधारण सदस्यता भी छीन ली गई। अब इसे चीन की धौंस ही कहेंगे कि उसके डर से आज तक ताइवान के साथ किसी देश ने कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए हैं। ताइवान तकनीक और कारोबार के मामले में एशियाई देशों में बहुत आगे है, इसलिए ज्यादातर देशों ने ताइवान में अपने लाइजन ऑफिस खोलकर उसको अपने साथ जोड़ रखा है। इन देशों में अमेरिका भी है, जो ताइवान के साथ कूटनीतिक संबंध तो आज भी नहीं रखता, लेकिन उसको हथियारों की हर मदद देने के लिए तैयार है। अमेरिका के इसी रवैये की वजह से सवाल उठ रहा है कि कहीं यूक्रेन की तरह ताइवान को भी अमेरिका ये नहीं बोल देगा कि वो मदद में सिर्फ हथियार और डॉलर देगा। क्योंकि अमेरिका की संसद में 1979 में जिस ताइवान रिलेशंस एक्ट को मंजूरी दी है, उसमें यही लिखा है कि ताइवान पर हमला होने पर अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देगा। वो ताइवान को अपनी रक्षा के लिए हथियार मुहैया कराएगा। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।